एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में कोठा पे पहुंच जाती है और उसको पहुंचाने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उसका ही पिता होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं सच्ची घटना। और ये सच्ची घटना है मेरठ के कबाड़ी बाज़ार का, जहां की पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि नेपाल की पूजा नाम की लड़की मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में एक कोठे पे रह रही है। उसको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस जाती है और फिर एक संस्था भी वहाँ पहुँचती है, साथ में मीडिया वाले भी होते हैं। जहाँ पता दिया गया था, जिस कोठे के बारे में कहा गया था, उस कोठे पे पुलिस जाती है, छापे मारती है, घेर लेती है। फिर उस लड़की को निकाल लिया जाता है, पूजा नाम की जो लड़की है। और फिर जो एनजीओ के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि साथ में वो भी थे, उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन आया था, अतुल शर्मा, तो वो कहती हैं कि तुम लोग में से भी जो बाहर निकलना चाहती हो, इस दलदल से बाहर आना चाहती हो तो निकल सकती हो। जो असहज फील कर रही हो, यहाँ से बाहर निकल सकती हो। चूँकि सामने बहुत सारी लड़कियाँ थी, जब वहाँ पुलिस घेराबंदी किए हुए था तो सारी लड़कियों को सामने लाया गया था। उसमें से नेपाल की जो पूजा थी उसको निकाला गया था। तो एक लड़की अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, और मैं निकलना ही नहीं चाहती बल्कि कुछ कहना भी चाहती हूँ। क्योंकि मीडिया वाले वहाँ थे ही बाहर, अगर मीडिया वाला हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब जो पुलिस वाले थे और सभी लोग थोड़ा सहम जाते हैं कि पता नहीं ये लड़की क्या बोल दे, और इतना हिम्मत। बाहर जब वो लड़की निकलती है, चूँकि पुलिस के नाम से वहाँ हड़कंप मच गया था, सारे लोग बाहर जो रोड था वहाँ देखने लग गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। मीडिया वाले थे, पुलिसकर्मी थे, किसी को कुछ करने में बन नहीं रहा था, सब दर्शक बन के देख रहे थे। और एक लड़की जो कि वेश्यावृत्ति का काम करती है, वो कुछ कहना चाह रही है। वो खड़ा हो जाती है और फिर कहती है कि देखिए, आप लोग पूजा को निकालने आए थे, मैं ऐसे भी यहाँ से रेस्क्यू हो सकता था, लेकिन मैं ऐसे रेस्क्यू होना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर जाऊँ तो कुछ कह के जाऊँ, यहाँ का जो सच्चाई है वो बात बता के जाऊँ। दरअसल वो जो लड़की थी, जब वो 8 साल की थी तो उसका जो अब्बू है, वो लड़की मुस्लिम थी, तो वो 4 बहन थी। तो उसका जो बाप है वो चाय बेचने का काम करता था, उसी कबाड़ी बाज़ार में कोठे पे चाय पहुंचाने का वो काम करता था। कोठा चल रहा है, सामने कोठा है, उसका एक साइड में एक दुकान था चाय का। अब सभी को देखते देखते इसके मन में भी एक आ जाता है कि अरे इतनी लड़कियां वहाँ काम कर रही है, सब पैसे कमा रहे हैं, मेरे पास 4 बेटियां हैं, एक अगर इस काम में भी लग जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। वो चुपचाप अपनी ही बेटी को गायब कर देता है और फिर डरा धमका के कोठे पे अपनी ही बेटी को रख देता है। मालकिन से ये नहीं कहता है कि ये मेरी बेटी है, मालकिन से ये कहता है कि ये मैं अलग से लड़की लेकर आया हूँ, और उसके बदले वो पैसे भी ले लेता है। और अपनी बेटी को इतना डरा देता है कि अगर तुम मेरा नाम ले लेगी, अगर तुम किसी को कह देगी कि मैं तेरा बाप हूँ, तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा या खुद ख़त्म हो जाऊँगा। एक इमोशनल तरीके से भी उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उस लड़की को कोठे पे पहुँचा दिया जाता है। लड़की चूँकि बहुत छोटी थी, तो कोठे का एक नियम भी होता है कि आप कितनी भी छोटी लड़की को वहाँ दे जाते हैं तो वो रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में ये पैसा कमा के देगी, ये धंधे पे लग जाएगी। लड़की जब थोड़ी बड़ी होती है, 1-2 साल बीतने के बाद लड़की को इंजेक्शन भी दिया जाता है, दवा भी दिया जाता है, ताकि लड़की का जो शरीर वो डेवलप करे और वो इस काम के लिए कंफर्टेबल हो जाए और इस काम को अच्छी तरीके से कर ले। फिर वो लड़की इस काम में रम जाती है, वो लड़की इस काम को हंसी खुशी करने लगती है। लेकिन लड़की बहुत तेज़ थी। उसका बाप उससे मिलने आया करता था, चाय पहुंचाने आया करता था, और कुछ जो पैसे था लड़की के पास, जो कुछ बचता था, जो ऐसे खाने पीने के लिए लड़की को दिया जाता है, तो वो पैसा भी उसका बाप लेके चला जाता था। ये बात किसी को नहीं पता था कि ये जो आदमी है ये इस लड़की का बाप है। लड़की कुछ दिन रहने के बाद इच्छा जताती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं इस काम में आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। और लड़की ये कह देती है कि मुझे आधा पैसा चाहिए, मैं जितना भी कमाऊँ मुझे उसका
आधा पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। चूँकि ये जो मालकिन थी इसको पता था कि इसको जो लेके आया था वो यहीं का है, वो दिल्ली से मिलने के लिए आता है, तो इस बात से भी वो जो मालकिन है वो मान लेती है। और कहीं ना कहीं उसको ये डर भी रहता है कि शायद ये कहीं कुछ बाहर लीक कर दे तो फिर समस्या हो जाएगा, अरे चलो दे ही देते हैं, कहीं कुछ हिम्मत कर ले, अगर ये एक भाग जाए तो इसके साथ कई और भी भाग जाए, चलो इसकी बात मान ले यहीं जाए और इसको आधा पैसा दे देते हैं। उसको आधा पैसा दे दिया जाता है। लड़की एडमिशन करा लेती है स्कूल में और पढ़ने भी जाने लगती है। ये काम भी कर रही थी और पढ़ भी रही थी, दोनों काम उसका साथ साथ चल रहा था। लड़की मैट्रिक करती है, लड़की इंटर कर जाती है। और वही एक लड़की का इन्फॉर्मेशन आया था, वही जो अतुल शर्मा हैं, जब उन्होंने ये बात कहा कि कोई बाहर निकलना चाहती हो तो निकल सकती हो, तो ये लड़की अपना हाथ उठाई थी कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है बाहर खड़ा होकर कि देखिए, वो लड़की कहती है कि मैं कोई अलग की लड़की नहीं हूँ, मैं इसी मोहल्ले की बेटी हूँ। अब सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सभी के मन में आता है कि हो सकता है कोई बेस्या की बेटी होगी ये। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी माँ बेस्या नहीं है, लेकिन मेरा बाप जो है वो भरवा है। अब सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहती है कि मेरा बाप मेरे सामने में खड़ा है, चाहूँ तो मैं उसका नाम बता दूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे समाज क्या कहेगा, क्योंकि मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ। समाज मुझे क्या सम्मान देगा, मैं जब मन तब यहाँ से बाहर निकल सकती थी। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे सामने में अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी का भी कपड़ा उतरा है, अच्छे अच्छे आदमियों का कपड़ा उतरा है। तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं और कौन लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सभी को जानता हूं कि कौन किस कैटेगरी के इंसान है। चूँकि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आई थी, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया था और किसी ने भी नहीं लाया था, मुझे मेरे बाप ने ही यहाँ लाया था। चूँकि सब एक दूसरे को देख रहे थे, उस भीड़ में उसका भी पिता था, क्योंकि उसका जो पिता है, बाप है, उसका वहीं भी चाय का दुकान था, तो वो भी देख रहा था। लड़की कहती है कि मेरा नंबर मेरे बाप के पास है, अगर वो मुझे अपनाना चाहता है तो मुझे एक मिस कॉल दे दे, अगर वो मुझे नहीं अपनाना चाहता है तो वो मुझे 2 मिस कॉल दे दे, मैं यहाँ से चुपचाप यहाँ से अलग चला जाऊँगा। 1 मिनट के बाद उस लड़की के पास एक मिस कॉल आता है। लड़की ने बता दिया कि ठीक है, मेरे पास मिस कॉल आ गया है। किसी को भी नहीं पता था, सबको थोड़ा खुशी भी होता है इस बात से कि चलो ये लड़की अपने पिता के पास चली जाएगी और अपने पिता को ये बचा भी ली। लेकिन इतना ही में भीड़ भागने लगता है, इसके सामने में जो भीड़ था वो खिसकने लगता है, भाग रहा था। सब कहीं भाग नहीं रहा था, बल्कि एक जो आदमी है वो अपने सर में गोली मारा था। सब वहाँ जाता है कि चाय वाले ने गोली मार लिया अपने सर में। लड़की दौड़ के जाती है और उस व्यक्ति के छाती पकड़ के रोने लगती है। तो सभी समझ गए थे कि ये वही आदमी है। लड़की को बहुत अफसोस भी होता है कि मैंने ये क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं चुपचाप ही घर जा सकती थी। क्योंकि वो लड़की भी गुस्सा थी अपने पिता से, अपने बाप से, क्योंकि जब वो बाहर गई थी तो उसको पता चल गया था बाहर का दुनिया क्या है, बाहर का लोग क्या सोचता है और ये लड़की क्या कर रही है। सबके पिता अपनी बेटी के लिए क्या करते हैं, इसका बाप क्या किया, तो ये सब लड़की समझ चुकी थी इसको। इसीलिए इस लड़की को विशेष तौर से गुस्सा था। पुलिस ने उस जो कोठा संचालिका था उस पर कार्रवाई करके उसको अरेस्ट कर लिया और ये लड़की अपने घर चली गई। और शायद वो लड़की अभी कुछ अच्छे पोस्ट पे है, क्योंकि लड़की तेज भी थी, पढ़ भी रही थी, शायद वो नौकरी कर रही है। इस कहानी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस माहौल में भी अगर आप रहते हैं, कोई भी इंसान रहता है, जिस माहौल में रहता है उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन आप जिस माहौल में रहेंगे, आपके अगल बगल के लोग किस माहौल में रहते हैं। क्योंकि बहुत अजीब सा बात है कि कोई बाप अपनी बेटी को
इस तरीके के काम पे लगा दे और फिर डेली उससे पैसा लेने भी जाए। किसी भी बाज़ार से आप गुजर जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मुर्गा कटने का दुकान है या बकरी कटने का दुकान है। जब आप एक ज़िंदा बकरी को देखते हैं तो आपको बहुत उससे प्यार आएगा, बहुत प्यारा लगता है वो, बहुत प्यारी लगती है वो। लेकिन काटते वक्त चाहे जो काटता है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो बिजनेस बन चुका है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो वही बात यहाँ था कि उस बाज़ार में कहीं कोई रो रही है, कहीं कोई चिल्ला रही है, किसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बाहर किसी लड़की के साथ थोड़ा छेड़खानी हो जाता है तो लोगों को दुख होता है। जैसे कि किसी भी जानवर है या बकरी है, कोई पीट दे, कोई घाव हो जाए, कोई उसको क्षति पहुंचा दे तो बहुत दुख होता है। लेकिन वही एक मंडी में, एक बाज़ार में जहाँ उसको काटा जाता है, सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है क्या रही है तो इसका धंधा है, तो रोजगार है। तो जिस परिवेश में अगर आप रहेंगे उस परिवेश के जैसा मन हो जाता है। इसीलिए ऐसा तो कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हम वैसे नहीं हैं। अगर आप गलत जगह रहते हैं तो फिर आपके पास गलत प्रभाव कुछ न कुछ उसका ज़रूर पड़ता है। और हाँ, एक बात अंत में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कैसा भी काम करें, ये बिल्कुल कदापि न सोचें कि ये कोई नहीं जानेगा, ना, ये गलत है। अगर आप कुछ भी करते हैं, आज नहीं जानेगा तो कल जानेगा, 2 दिन बाद जानेगा, साल बाद जानेगा, 10 साल बाद जानेगा, या आपके मरने के बाद जानेगा, लेकिन एक न एक दिन वो लोग ज़रूर जानेगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल आप टेंशन हटा दीजिए कि लोग नहीं जानेगा। लोग जानेगा, सब लोग जान जाएगा। तब आप अगर वो काम कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो थोड़ा उससे दूरी बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।